हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। इस बुक के और भी चैप्टर्स और जो ज्योग्राफी की दूसरी बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके भी काफ़ी चैप्टर चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। द लैंड यूज कैटेगरीज एज मेंशन इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड आर एज फॉलो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, यानी कि वो एरिया जो एक्चुअल में जहाँ पे फॉरेस्ट है और वो एरिया जिसे फॉरेस्ट कहा गया है, इसमें फ़र्क है। मान लीजिए ये एक एरिया है और यहाँ पे भी एक एरिया है। ये एरिया पूरा रेगिस्तान है और ये एरिया जंगल है। जंगल मतलब कि यहाँ पे पेड़ वगैरह है, एक्चुअल में ये जंगल है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस एरिया को भी फॉरेस्ट कहती है, सो ये एरिया भी फॉरेस्ट ही कहलाया जाएगा। सो ये एरिया तो हो गया एक्चुअल फॉरेस्ट कवर और ये एरिया हो गया एक रेगिस्तान, लेकिन फिर भी इसको भी फॉरेस्ट कहलाया जाएगा। बेसिकली फॉरेस्ट इज़ द एरिया विच द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाई एंड डीमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। डीमार्केटेड मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है टू मार्क द लिमिट्स और बाउंड्री ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बाउंड्री बना देना। The land revenue record are consistent with the forest definition. Thus, there may be an increase in this category without any increase in the actual forest cover. So, इस वजह से इस कैटेगरी में इंक्रीज़ हो सकता है विदाउट एनी इंक्रीज इन एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। हो सकता है कि कल को कोई भी ऐसी ज़मीन है जहाँ पे बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये फॉरेस्ट है और आज से ये फॉरेस्ट के अंडर आएगी, तो ऐसा भी हो सकता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़। नॉन एग्रीकल्चर मतलब ऐसे काम जिसमें खेती बाड़ी का कोई काम ना हो। इसके अंदर कौन से आ सकते हैं, जैसे कि रोड्स, कैनाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़, शॉप्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी इस कैटेगरी में, जिसमें खेती बाड़ी का, उस ज़मीन में खेती बाड़ी का कोई काम होता नहीं है। उस टाइप की ज़मीन को हम कहेंगे लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। बेरन एंड वेस्टलैंड। सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब देख लेते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है बंजर। तो इसमें कौन से ज़मीनें आएंगी? वेस्ट मतलब होता है बेकार, बेकार ज़मीनें, बंजर ज़मीनें। द लैंड विच कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो जो भी अभी इस टाइम पे हमारे पास कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल मैं अभी 2020 में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है और पहले के टाइम पे 2009 पे या 1942 में या किसी भी उसमें, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे प्रेजेंटली, और उस टाइम पे जो एक लैंड है वहाँ पे एग्रीकल्चर करना उस टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबल नहीं था। उस लैंड को हम बेरन एंड वेस्टलैंड कह सकते हैं। आसान भाषा में जो बंजर ज़मीनें होती हैं, डेजर्ट लैंड होते हैं, हिली टेरेंस होते हैं, उन सारे ज़मीन को हम वेस्ट लैंड और बेरन लैंड कह सकते हैं। देन नेक्स्ट है एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। सो ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, जैसे एनिमल चरते हैं, उसका मतलब होता है ग्रेजिंग। सो मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ ओन बाय द विलेज पंचायत और द गवर्नमेंट। इस टाइप के लैंड ज़्यादातर विलेज पंचायत के पास होते हैं या फिर सरकार के पास होते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि किसी इंडिविजुअल, किसी एक प्राइवेट इंसान ने ये ज़मीन ले रखी है। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये विलेज पंचायत और गवर्नमेंट के अंडर आती है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस लैंड इज़ प्राइवेटली ओन। द लैंड ओन बाय विलेज पंचायत कम्स अंडर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ये जो वर्ड है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, अभी हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अभी बस इतना समझ लीजिए कि एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड वो लैंड होते हैं जो कि पंचायत और गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री। मिसलेनियस मतलब वेराइटी, बहुत सारी ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रुप्स एंड इट नॉट इंक्लूडेड नेट्स ओन एरिया। नेट्स ओन एरिया के बारे में भी हम और डिटेल में समझेंगे। सो इसके अंदर कौन से आते हैं? एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री, द लैंड अंडर
Orchards and fruit trees are included in this category. Much of this land is privately owned. ये ज़्यादातर प्राइवेट होता है इनकी जो ये ज़मीनें जो होती हैं, और इसमें क्या उगाए जाते हैं ज़्यादातर फ्रूट ट्रीज़ या ऑर्चर्ड्स. कल्चरेबल वेस्ट लैंड, इट इंक्लूड एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फेलो. फेलो मतलब अनकल्टिवेटेड, जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हुई है. फॉर मोर देन 5 years इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन आफ्टर इम्प्रूविंग इट थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस. यानी कि वो लैंड जहाँ पे जिसे छोड़ दिया गया है, जहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हुई है, कल्टिवेशन नहीं हुई है, फॉर मोर देन 5 year 5 साल से ज़्यादा, वो आ जाएगा कल्चरेबल वेस्ट लैंड. यानी कि वो कल्चरेबल तो है लेकिन फ़िलहाल वो वेस्ट लैंड है. करंट फेलो, दिस इज़ द लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर. ये ऐसा लैंड है जहाँ पे ये से छोड़ दिया गया है फॉर 1 or लेस देन 1 ईयर, तो ये करंट फेलो हो गया. पहले वाला क्या था हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिस पे 5 साल से ज़्यादा छोड़ दिया गया है, और इसमें छोड़ा गया है 1 or लेस देन 1, 1 या 1 साल से कम. फेलो अदर देन करंट फेलो, सो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज़ कल्टिवेबल लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. ये कल्टिवेबल लैंड है, यानी कि जहाँ पे खेतीबाड़ी होती है लेकिन उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 year. 1 साल से ज़्यादा बट 5 साल से कम. इट वुड बी कैटेगराइज एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड. सो इस लैंड में कब छोड़ा गया है, 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम. नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ अ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड आर कॉल्ड नेट सोन एरिया. उस जिस ज़मीन पे क्रॉप्स जो हैं वो बोई जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती है, उस लैंड को, उस ज़मीन को नेट सोन एरिया कहते हैं. अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लैंड यूज चेंजेस इन अ रीजन. ये टॉपिक एक्चुअल में आपकी बुक में दे रखा है, लैंड यूज़ चेंजेस इन इंडिया, जो कि पेज नंबर 41 में है. लेकिन ये इस तरीके से भी आ सकता है कि राइट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लैंड यूज़ चेंजेस इन अ रीजन. सो इसके आंसर्स ये रहेंगे. ये जो मैंने आंसर्स लिए हैं ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के पॉइंट्स ही हैं, जो मैंने पूरे ना लेके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिए हैं, जो कि पेज नंबर 41 में है. सो अगर आप उसको रीड करके आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो लैंड का यूज़ है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम. सबसे पहले है द साइज़ ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि ओवर टाइम एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. टाइम के साथ जैसे ही जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ही जो इनकम लेवल है उसमें भी चेंज आ गए हैं. यानी कि पहले कहते थे कि 5 रुपये में आटा आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. 5 रुपये की एक्चुअल में कोई आजकल इतनी वैल्यू नहीं रही. तो देयर इज़ चेंज इन इनकम लेवल. अवेलेबल टेक्नोलॉजी भी अब बहुत डेवलप हो गई है. एंड एसोसिएटेड फैक्टर ऑन लैंड विल इंक्रीज विद टाइम. मार्जिनल लैंड वुड कम अंडर यूज़. सबसे पहले इसका फैक्टर कौन सा हो गया, द साइज ऑफ द इकोनॉमी. नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. इसमें आता है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स यूजुअली ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. अगर आपने अपनी दूसरी बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि व्हाट इज़ प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, खेती बाड़ी से. सेकेंडरी टर्शरी होती हैं जो शहरों में ज़्यादा होती है, जैसे कि टीचिंग, डॉक्टर वगैरह. और अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है तो उनकी वीडियो का लिंक भी मैंने बना रखा है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. सेकेंडरी एंड टर्शरी यूजुअली ग्रो मच फास्टर देन द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर से अब सब हट के कौन से सेक्टर्स में जा रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी. तभी जितने ज़्यादातर किसान हैं वो क्रॉप फेलियर की वजह से अपनी खेतीबाड़ी छोड़ के शहर आ जाते हैं, और वहाँ पे वो कोई मिस्त्री वगैरह जो काम होते हैं, यानी कि बिल्डिंग्स बनाना, इन सब काम में हेल्प करते हैं. यानी कि प्राइमरी सेक्टर से अब लोग कम इंगेज होते हैं और हर कोई सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जा रहा है. दिस टाइप ऑफ चेंज, इस टाइप का चेंज बहुत कॉमन है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया.
नेक्स्ट है डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर सेक्टर. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिड्यूस ओवर टाइम. द प्रेशर ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी डज नॉट डिक्लाइन. इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डेफिनेटली जितनी पॉपुलेशन बनेगी उन्हें खाने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. सो इस वजह से जो प्रेशर है ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि फूड ग्रेन्स की, क्रॉप्स की, फसलों की, बेसिकली खाने की उस पॉपुलेशन को ज़रूरत पड़ेगी. सो अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, लैंड जो है वो दो बेसिस पे डिवाइड है. सबसे पहले है प्राइवेट और दूसरा है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. तो जो भी लैंड अपना होता है, जैसे कि मान लीजिए ये ज़मीन है और ये ज़मीन आपके फादर की है, सो वो आपके प्राइवेट लैंड में आ गया. प्राइवेट मतलब जो पर्सनल होता है. तो जो भी लैंड अपना खुद का होता है वो प्राइवेट लैंड में आ गया. अब हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में देखा गया है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जिसका CPRS भी कहते हैं. सो पेपर में सिर्फ ऐसा आ सकता है डिफाइन CPRS. सो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है. सो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. CPRS कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिटीज़ नेचुरल रिसोर्स वेयर एवरी मेंबर हैज़ द राइट टू एक्सेस एंड यूजेज. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आसपास ये सारा गांव है और यहाँ पे ये ज़मीन है. सो ये ज़मीन आएगी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कॉमन हो, यानी कि पूरे गांव के जितने भी लोग हैं वो सब यूज़ कर पाएँ, और उस पर एवरी मेंबर, हर इंसान की, गांव के हर मेंबर का हक है, हैज़ द राइट टू एक्सेस एंड यूज़, उस ज़मीन के यूज़ करने के लिए. CPRS प्रोवाइड फॉडर यानी कि जो चारा होता है जो एनिमल्स को डालते हैं वो प्रोवाइड करता है फॉर द लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल्स. सो क्या प्रोवाइड करता है? पहला पॉइंट क्या हो गया? फॉडर फॉर लाइव स्टॉक एंड फ्यूल फॉर द हाउस होल्ड. और फ्यूल प्रोवाइड करता है घर के लिए अलॉन्ग विद अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. उसके अलावा भी छोटे मोटे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इस फॉरेस्ट में और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि फ्रूट्स, नट्स, फाइबर, मेडिसिनल प्लांट. CPR जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली लैंडलेस, मार्जिनल फार्मर एंड वीगर सेक्शन. उन फार्मर्स के लिए, उन किसानों के लिए जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, जिनके पास अपनी खुद की प्राइवेट लैंड नहीं है. मार्जिनल फार्मर्स वो भी उनमें ही आएंगे, और वीगर सेक्शन जो होते हैं, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा होता है कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तो जो वीगर सेक्शन है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपर कास्ट वाले होते हैं वो यूजुअली दूर रखते हैं लोअर कास्ट को, अपना कोई भी ज़मीन वगैरह कुछ भी टच नहीं करने देते. इसलिए CPRS बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वीकर सेक्शन ऑल्सो, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग डिपेंड होते हैं फ्रॉम देयर लाइव स्टॉक ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू लैंड. CPRS इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन. औरतों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर जो ये चारा वगैरह कलेक्ट करने का काम होता है ये वुमेन का ही होता है. मोस्ट ऑफ द फॉडर एंड फ्यूल कलेक्शन इज़ डन बाय देम इन रूरल एरियाज़. सो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा घंटे, दे डिवोट लॉन्ग आवर्स इन कलेक्शन फ्यूल एंड फॉडर फ्रॉम अ डिगार्डेड एरिया ऑफ CPR. अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ इन इंडिया. सो मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है और उसके हम मतलब इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन बन के आएगा. सो अभी तक तो मैं क्वेश्चन बोल रही थी, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूं जिसमें बीच बीच में क्वेश्चंस लिखे हुए हों, या फिर सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ओरली बोलने पे भी आपको समझ में आ जाता है, जैसे भी हो आप मुझसे नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इससे मुझे एक फीडबैक मिलता है और नेक्स्ट वीडियो पे और इम्प्रूव करके और इम्प्रूव वीडियो बनाने का एक चांस मिलता है. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, लैंड रिसोर्स इज़ मोर क्रूशियल टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर. पहले एक स्टेटमेंट दे रखी है कि जो लैंड रिसोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर. इस स्टेटमेंट को
एक्सप्लेन करना है। सो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये जो बुक है, ये जो लाइन है, ये बुक की लाइन है, तो वो ऐसी बुक की कोई सी भी लाइन दे देंगे और देन कहेंगे कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट होगा, एग्रीकल्चर इज़ अ प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो प्योरली ज़मीन से जुड़ी हुई है, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसमें ज़मीन की ज़रूरत ना हो, है ना। Thus, lack of access to land is directly correlated with the incidence of poverty in rural areas. इस वजह से अगर किसी भी किसान के पास लैंड ही ना हो अपना खुद का, दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड विद इंसिडेंस ऑफ पावर्टी, गरीबी से कोरिलेटेड है, क्योंकि अगर उनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है तो उन्हें किसी और की ज़मीन पे काम करना पड़ता है और उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता अपनी मेहनत का जितना वो अपनी ज़मीन पे उन्हें मिलेगा। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ लैंड हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अदर एक्टिविटी। कि क्वालिटी ऑफ लैंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए जैसे कि मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना है, तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो स्कूल है मेरा वो उसकी लैंड की क्वालिटी क्या है। बट अगर मैं किसान हूँ तो डेफिनेटली मुझे क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि वो जो ज़मीन है वो उपजाऊ है या नहीं है, वो कैसी ज़मीन है, कौन सी टाइप की फसल उग सकती है किस मौसम में। सो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट इसका पॉइंट है, रूरल एरिया में, गाँव में लैंड ओनरशिप हैज़ अ सोशल वैल्यू एंड सर्व्स एज अ सिक्योरिटी फॉर क्रेडिट, नेचुरल हैज़ार्ड्स और लाइफ कंटेंजेनियस एंड ऑल्सो एड्स टू द सोशल स्टेटस। यानी कि गांव में जिन लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन होती है उसका सोशल वैल्यू, सोशल स्टेटस अपने आप बढ़ जाता है और वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी सही है और नेचुरल हैज़ार्ड्स या जैसी और कोई भी प्रॉब्लम आए तब भी उसके लिए भी बेनिफिट होता है अगर अपनी खुद की ज़मीन होती है। सो अब हम क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया पढ़ेंगे। सो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट क्रॉप सीजन इन नॉर्थर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कंट्री। पहला है खारिफ, दूसरा है रबी और तीसरा है ज़ैद। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मैनी क्रॉप सीजन्स आर फाउंड इन इंडिया। मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को, हाउ मैनी क्रॉप सीजन्स आर फाउंड इन इंडिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खरीफ सीज़न के बारे में। खरीफ का अरेबिक वर्ड अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है ऑटम का सीज़न होता है, तब खरीफ का सीज़न आता है। इसमें जो क्रॉप्स होती हैं उसको उगाया जाता है, जून में उगाया जाता है और हार्वेस्टिंग कब होती है, अक्टूबर में। यानी कि JO आप ऐसे याद कर सकते हैं, जून से अक्टूबर तक इसका सीज़न होता है। इसका दूसरा नाम है मॉनसून क्रॉप, क्योंकि ये साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ आता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है वो है राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा एंड तुर। सो JO का क्या है, खरीफ, J से जून और O से अक्टूबर। देन नेक्स्ट सीज़न है रबी सीज़न। सो रबी एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग के महीने में होता है और आप और आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो ये विंटर्स के महीने में होता है। यानी कि इसको कब उगाया जाता है, अक्टूबर से लेके नवंबर तक, जब हमारी सर्दियाँ शुरू होती है। हमारे भारत में ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर तक सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और इसको हार्वेस्टिंग कब होती है, मार्च अप्रैल में। सो पूरा विंटर सीजन ले लेता है, मार्च अप्रैल तक ज़्यादातर सर्दियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। सो स्टार्ट होता है ये अक्टूबर से नवंबर तक और इसको हार्वेस्टिंग कब करते हैं इसकी क्रॉप्स को, मार्च से लेके अप्रैल तक। इसको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये विंटर के सीज़न में होता है, इन क्रॉप्स को उगाते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो हैं जैसे कि वीट इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्राम एंड मस्टर्ड। ज़ैद जो है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीज़न है, समर में होता है। खरीफ जो था वो ऑटम का था, रबी जो है वो विंटर का है और ज़ैद जो है वो समर क्रॉपिंग सीज़न है। और ये कब आता है,
मार्च में। इसको कब उगाया जाता है? मार्च में, यानी कि जैसे मार्च अप्रैल तक रबी ख़त्म हो गया, उसके बाद कब आ जाता है? ज़ैद आ जाता है। तो ज़ैद की स्टार्टिंग क्या होती है, कौन सा मंथ होता है? मार्च का। और जो उसकी हार्वेस्टिंग होती है वो होती है मई में। तो मार्च से लेकर मई तक होता है। और इसमें ज़्यादातर, और आप ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हैं इसकी क्रॉप्स को, कि हमारे गर्मियों में हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? कुकुम्बर, खीरा खाते हैं और वाटरमेलन ये खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या उगाया जाता है? वाटरमेलन और कुकुम्बर। कुकुम्बर मतलब खीरा, और बाकी भी वेजिटेबल्स होती हैं, लेकिन ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट ये याद कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए याद, इसलिए। दूसरी है इसकी फॉडर क्रॉप्स होती हैं, जो कि इरिगेटेड लैंड में होता है। इरिगेटेड लैंड में क्यों होता है? क्योंकि समर सीज़न पे आता है तो बारिश होने के कम चांसेस होते हैं, इसलिए इरिगेशन ज़्यादा इसमें यूज़ होती है।